स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फाइनेंशियल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में हम लोग देखते हैं अगली धारा को 183। धारा नंबर 183 क्या कहता है कि यात्रा या जल यात्रा के दौरान किया गया अपराध या खुले समुद्र में। अब खुला समुद्र क्या होता है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे जब इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 190 धारा क्या कहता है कि कोई अपराध अगर होता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, संज्ञान लेगा। अगर मजिस्ट्रेट को पता होता है तो वो क्या संज्ञान लेगा, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा वो संज्ञान लेगा। 197 धारा क्या कहता है, 197 धारा कहता है कि अगर कभी लोक सेवक या जो जज है वह कोई अपराध करे तो उनको कैसे अभियोजित करना है, क्या उन पर कैसे मुकदमा चलाना है, कैसे उन पर अपराध सिद्ध करना है, ये 197 धारा बताता है। धारा 198 ये बताता है विवाह के विरुद्ध अपराध का अभियोजन। विवाह से संबंधित जितने अपराध होते हैं उसमें कुछ मुख्य अपराध को 198 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें बहुत सारे उपखंड हैं तो आप केवल इतना याद करिए कि विवाह के विरुद्ध अपराध पर अभियोजन 198 धारा में दिया गया है। धारा 202 मजिस्ट्रेट केवल जांच से संबंधित शिकायत के अधीन ही अन्वेषण कर अपनी संतुष्ट कर सकता है। यानी जब मजिस्ट्रेट कोई कार्य कर रहा है तो उसमें उसकी इमोशन या भावनाएं काम नहीं करेंगी, वो जांच के ही आधार पर क्या अपने आप को क्या संतुष्ट करेगा, यानी तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। धारा 202 कहता है। 205 मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अभियुक्त को हाजिर होने से मुक्ति दे सकता है। यानी कि अगर आपने कोई अपराध किया और आप पेशी कर रहे हैं, पेशी का मतलब कि आप जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने और कह सकते हैं अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होते हैं, तो अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो आपको न आने के लिए भी कह सकता है या आपको छूट दे सकता है। कभी ऐसी समस्या आ जाए तो आपको छूट दे सकता है कि आप इस तारीख को ना आइए। जैसे मुकदमा होता है तो उसमें पेशी कहा जाता है देहाती भाषा में। तो पेशी का मतलब यही कि आप उस पेशी पे नहीं जाएंगे तो मजिस्ट्रेट आपको सम्मन या वारंट कुछ जारी नहीं करेगा। धारा 223 ये बताता है कि किस संदर्भ में, किस समय, किस परिस्थिति में दो लोगों पर आरोप लगाया जा सकता है। क्या दो लोगों पर आरोप लगाया जा सकता है, धारा 223 कहता है। 225 से 237 तक जो धारा है वो बताता है कि सत्र के समक्ष, यानी कि कोई भी न्यायालय है उसके समक्ष विचारण की प्रक्रिया कैसी होनी है। विचारण की प्रक्रिया का मतलब कोई अपराध अगर किया गया है तो उस पर किस प्रकार की प्रक्रिया न्यायालय में चलती है, वो 225 से 237 के अंतर्गत दिया गया है। 226 धारा 226 धारा में भी संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में 2 माह से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी कि 226 क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जिस पर जो प्रक्रिया है बहुत छोटी सी है, बहुत संक्षिप्त है, यानी कि ज्यादा महत्व की नहीं है, तो उसमें आप अधिक दंड नहीं दे सकते, 2 माह तक ही दंड दे सकते हैं। अध्याय 21 का धारा 265 का, अध्याय 21 का धारा 265 का तथा 265 तक अभिवाक सौदेबाजी से संबंधित है। अब ये प्ली बार्गेनिंग क्या है इसको आप इंग्लिश में ही याद कीजिए। प्ली बार्गेनिंग क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। आपने कोई ऐसा अपराध किया जो सोसाइटी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, अब आप चाहते हैं कि मैंने जो अपराध किया है सोसाइटी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो मैं सरकार को कुछ पैसे या कुछ देकर मैं क्या
वो छूट प्राप्त करें, क्या छूट प्राप्त करें। अब इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग क्या उदाहरण लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जमात में बहुत से लोग क्या शामिल हुए दिल्ली में, तो जमात में विदेशी भी बहुत थे। अब जमात की लोगों पर मुकदमा चलाया गया कि आपने कोरोना प्रसार में क्या किया, सहायता दी। अब जितने विदेशी थे उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, यही अध्याय 21 में 265 उन्होंने क्या किया, प्री बार्गेनिंग की। प्री बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी की। सौदेबाजी किसमें, जो मुकदमा है उसके संदर्भ में उन्होंने सौदेबाजी की कि सरकार को मैं इतना पे कर दे रहा हूं और सरकार मुझे छोड़ दे। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्री बार्गेनिंग। प्री बार्गेनिंग केवल सामान्य अपराध में ही लागू होता है। किसी ने हत्या कर दिया तो उसमें ये सब नहीं होने वाला, ठीक है। अगला धारा है 284। न्यायालय या मजिस्ट्रेट साक्षी के रूप में परीक्षण कर सकता है। यानी न्यायालय या मजिस्ट्रेट गवाही जो दे रहा है उसका क्या कर सकता है, परीक्षण कर सकता है। धारा 300। धारा 300 क्या कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 300 कहता है कि एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। क्या, एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति ने कत्ल किया या हत्या की, अब एक व्यक्ति की हत्या उसने कर दी या 10 व्यक्ति की हत्या कर दी, तो उसको एक बार दंड दिया जाएगा कि 2 बार। अब एक ही बार उसे दंड दिया जाएगा, क्या, एक ही बार दंड दिया, यानी कि उसे फांसी एक ही बार दिया जा सकता है। तो इसी सिद्धांत को सभी अपराध पर लागू किया जाता है कि एक अपराध अगर किया गया है तो उसमें एक बार ही दंड दिया जाएगा, उसे 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और ये संविधान के अनुच्छेद 22 के बिल्कुल समान है। धारा 304। धारा 304 क्या कहता है कि कुछ लोग राज्य में ऐसे भी होंगे, गरीब होंगे, तो उनका जो खर्चा आता है, यानी विधिक खर्चा का मतलब वकील को रखने के लिए जो खर्चे आते हैं वो राज्य क्या करेगा, वहन करेगा। क्या, राज्य वहन करेगा। ये संविधान के 39 का में भी क्या है, इसका वर्णन किया गया है। और 304 धारा 311। धारा 311 क्या कहता है कि कोई साक्षी है, साक्षी मतलब कोई गवाह देने वाला है, अब वो गवाह देने वाला न्यायालय के सामने नहीं आया है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय सम्मन भेज सकता है। सम्मन भेजने का मतलब कि न्यायालय एक आदेश देगा कि आप न्यायालय में आइए। अब न्यायालय में आप फिर भी नहीं आते हो तो क्या भेजेगा, वारंट भेजेगा। यानी कि वारंट भेजने का मतलब पुलिस आपको लेकर आएगी। सम्मन भेजने का मतलब कि आप खुद से चले आइए तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो वारंट भेजा जाएगा। तो 311 क्या कहता है, 311 यही कहता है कि न्यायालय गवाह, जो गवाह देने वाला होता है उसे सम्मन देकर बुला सकता है। धारा 315। धारा 315 ये कहता है कि कोई भी दोषी व्यक्ति है तो प्रतिरक्षा, अपनी प्रतिरक्षा में यानी कि अपनी सिक्योरिटी में साक्षी के रूप में हो सकता है। क्या, साक्षी के रूप में हो सकता है। अपनी जब सेल्फ डिफेंस करना हो तो उस समय वो क्या कर सकता है, साक्षी के रूप में उसे स्वीकार किया जा सकता है। अब कितना वो सही है कितना नहीं, ये बहस के दौरान स्पष्ट होता है। अगली धारा 331 अभियोजन वापस कर लेने की अनुमति प्रदान करता है। अभियोजन वापस लेने का अनुमति प्रदान करता है। इसको सिंपल उदाहरण, 2 व्यक्ति हैं, क्या दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि मुकदमा चल रहा है। अब मुकदमा चल रहा है, दोनों चाहते हैं, दोनों ने क्या किया, वार्तालाप किया और उन्होंने कहा कि मुकदमेबाजी से अच्छा है कि हम लोग क्या इससे दूर हो जाए, यानी सुलह कर लें। क्या, सुलह कर लें, यानी कि आपने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं उसको वापस ले लें और हम लोग न्यायालय से कह दें कि हम लोग संतुष्ट है, हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। तो 321 यही कहता है कि अभियोजन वापस लिया जा सकता है। 357 में प्रतिकर
की बात की गई है। अब प्रतिकर क्या होता है? प्रतिकर का सिंपल सा अर्थ यहाँ पर हर्जाना माना जा सकता है। जैसे कोई अपराध हुआ, क्या कोई अपराध हुआ, लेकिन पीड़ित तो जिसके साथ अपराध हुआ वो पता हो गया, लेकिन किसने अपराध किया ये पता नहीं है, और जांच से भी क्या पता नहीं। तो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है? सरकार से हर्जाना मांग सकता है कि आप मुझे न्याय नहीं दे पाए तो आप मुझे हर्जाना दीजिए। अब हर्जाना किसी रूप में भी हो सकता है, पैसे के रूप में हो सकता है, नौकरी के रूप में हो सकता है, किसी रूप में हो सकता है। धारा 357 का पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित है। यानी इसमें क्या बताता है? इसलिए बताता है कि सरकार ऐसी योजना भी चला सकती है जिससे पीड़ित व्यक्ति जो अपराध से पीड़ित है उनका क्या हो सके, हर्जाना उन्हें दिया जा सके और या उनका कल्याण हो सके। 357 गा क्या कहता है? पीड़ित के उपचार से संबंधित, यानी स्वास्थ्य सुविधा भी उन्हें दी जाएगी। धारा 358 ये कहता है कि निराधार गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिकर देने से संबंधित, यानी किसी व्यक्ति को बिना वजह गिरफ्तार किया गया, अब बिना वजह गिरफ्तार किया गया तो उसकी प्रतिष्ठा को क्या होगा? हानि हुई। तो प्रतिष्ठा हानि के एवज में वो व्यक्ति क्या कर सकता है? सरकार से हर्जाना मांग सकता है। क्या? हर्जाना मांग सकता है। धारा नंबर 401 क्या कहता है? कि उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण का अधिकार है। पुनरीक्षण का मतलब कि कोई भी उसने निर्णय दिया तो निर्णय देने के बाद वो उस निर्णय पर पुनः क्या कर सकता है? अपने निर्णय को वापस कर सकता है, या निर्णय की क्या कर सकता है? जांच कर सकता है कि निर्णय में जो गलती हुई उसको सुधार सकता है। कहने का मतलब वो दोबारा उसी विषय पर निर्णय दे सकता है। ठीक है। अगला धारा है 436 विचाराधीन कैदी को निरुद्ध करने का प्रावधान। विचाराधीन कैदी का मतलब यह होता है कि मुकदमा चल रहा है, अब दो लोगों के बीच मुकदमा चल रहा है, एक वादी पक्ष एक प्रतिवादी पक्ष, एक ने आरोप लगाया, एक कह रहा है ये आरोप नहीं है, लेकिन जब तक मुकदमा फाइनल नहीं होता तब तक किसी को दोषी नहीं माना जाता। अब दोषी नहीं माना जाता फिर भी आप देखेंगे कि बहुत से लोग जेल में बंद रहते हैं। क्या? जेल में बंद रहते हैं क्योंकि उनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं होता। तो क्या यहाँ बताया गया? विचाराधीन कैदी को निरुद्ध करने का प्रावधान, तो इससे संबंधित है। एक केस है जिसका नाम है मोतीराम बनाम सर्वोच्च न्यायालय। अब मोतीराम केस आप कहेंगे, केवल मोतीराम केस। मोतीराम केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया। उन्होंने बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि जमानत एक नियम होना चाहिए जबकि जेल एक अपवाद। यानी कोई भी अपराध करता है तो जमानत उसे मिलनी ही चाहिए, जेल केवल अपवाद होना चाहिए। यानी कि जब कोई बहुत ऐसा मतलब अपराध हो जो समाज को बहुत ज्यादा नुकसान करता हो तभी जेल भेजा जाए, नहीं तो जमानत सबको दी जानी चाहिए। 438 में अग्रिम जमानत के बारे में, क्या? अग्रिम जमानत के बारे में, यानी पहले ही जमानत के बारे में बताया गया है। अगला भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया इसको आपको याद रखना है। 1872 में। कब लागू हुआ? 1 सितंबर को। किसके नेतृत्व में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना था? जेम्स स्टेफन के नेतृत्व में। कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय हैं। धारा कितनी है? 167 है। तो भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी में जितने मुख्य धारा है उनका हम लोगों ने क्या किया? अध्ययन किया। अब उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिससे ये पता चले कि कौन कौन सी धारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।